सो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली ये ब्रांच है साइंस की जो बताती है हीट एंड इट्स कन्वर्जन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हीट से जो काम लिया जा रहा है, एक तो हीट का मतलब समझेंगे, साथ में हीट से जो काम लिया जा रहा है वो जो प्रोसेस है या किस प्रोसेस से हमें काम मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि हीट से भी वर्क किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं मशीन से वर्क कर रहे हैं, है ना, फ्यूल से वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पता चलेगा एक्चुअली जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से हीट ही है। वो हीट हीट में कन्वर्ट होकर ही हमें वर्क मिलता है। ठीक है ना, थ्रू स्टीम, थ्रू पेट्रोल, थ्रू डीजल, तो ये सब क्या है, हीट में कन्वर्ट होते हैं और हीट फिर वर्क में कन्वर्ट होता है। एक मैकेनिकल, एक पूरा पूरा मैकेनिकल, यानी कुछ जो ये हीट है कहीं ना कहीं से केमिकल के थ्रू आ रही है और वो पूरा पूरा मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम गाड़ी चलाते हैं, उसमें पेट्रोल यूज़ करते थे। पेट्रोल जब यूज़ करते हैं गाड़ी में, तो पेट्रोल गाड़ी चलाता ही कैसे? पेट्रोल गाड़ी जो मैकेनिकल होता है ना, चलना होता है, एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है, वो होता ही कैसे? तो ये पेट्रोल कहीं ना कहीं से हीट में कन्वर्ट होती है एक उस मशीन में, यानी जो इंजन में, वो एक प्रेशर, एक फोर्स जनरेट करेगी और वहां से हमें वर्क मिलेगा। तो यही है थर्मोडायनामिक। डायनामिक, तो थर्मो मतलब हीट, डायनामिक मतलब समथिंग फ्लक्चुएटिंग, डायनामिक हो रहा है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि हीट कितना ज़रूरी है, एनर्जी का जो फॉर्म है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट इज a system of a particles in which conversion of heat take place and it has certain pressure, volume and temperature। ठीक है ना। तो ये जो पूरा हम एक सिस्टम पढ़े, जैसे गाड़ी गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, तो बाइक, पेट्रोल और जो बाइक चल रही है वो एक सिस्टम हो गया। तो ये जो सिस्टम है इसमें हम लोग हीट के साथ में जो बिहेवियर हो रहा है, किसका बिहेवियर? प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, है ना। एक इंजन है या एक कंटेनर है, उसमें एक प्रेशर होगा, एक वॉल्यूम होगा गैस का, पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, तो हीट के साथ कैसा इसका बिहेवियर होगा वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो सराउंडिंग क्या है? एवरीथिंग आउटसाइड सिस्टम विच हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का एक जस्ट एक टेक्निकल मीनिंग बताया गया है कि सराउंडिंग, एग्जांपल के तौर पे मैं जैसे लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ और बाहर जैसे गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो हम उन गाड़ियों की आवाज़ को कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग है। ठीक है। तो क्यों हम बोल रहे हैं सराउंडिंग है? क्योंकि वो जो आवाज़ है वो हमें डिस्टर्ब या इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है और डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है हमारे सिस्टम को, हमारे ट्यूशन को, हमारे क्लासरूम को, तो उसको तो हम सराउंडिंग कहेंगे। इसके अलावा हमारे जस्ट बगल में भी कोई है, बैठा है, गाने सुन रहा है ईयरफोन लगाकर, ठीक है ना, तो वो सराउंडिंग नहीं कहलाएगा अगर मुझे लग रहा है कि ये मेरे सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो पास और दूर का मतलब नहीं होता है सराउंडिंग का। तो सराउंडिंग का मतलब होता है जो हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं इंटरेक्ट या डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो बेसिक चीज़ें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद अ, इनके फॉर्मूलेज और प्रॉपर बिहेवियर समझेंगे हम लोग हीट का। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है, क्या क्या थर्मोडायनेमिक में हम लोग कौन कौन से टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली प्रेशर एक वेरिएबल है। हाँ, हीट से प्रेशर का मतलब नहीं है क्या है? हीट हम बढ़ाएंगे, किसी समझो किसी कंटेनर में पानी रखा, पानी को गर्म किया, कंटेनर पैक है, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? या प्रेशर को बढ़ा दें, पिस्टन दबा दें, तो हीट जनरेट होगी, इंटरनल एनर्जी आएगी। एंड देन टेम्परेचर, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हीट या थर्मोडायनेमिक के वेरिएबल्स हैं। ओके। अब ये देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी जो गैसियस स्टेट का इक्वेशन है, ये तो हमने काफ़ी पढ़ा है, पी वी, इट इज नॉट ईटा, इट इज एन आर टी। ओके। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि कितने सारे वेरिएबल हैं। चलो, आर और एन नंबर ऑफ मोल, तो ये कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये क्या है? ये वेरिएबल्स ही तो है। ओके। जिसमें आर की जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमें याद रखना होगा इन एसआई यूनिट, 8.31 जूल मोल, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके। 8.31 इन एसआई सिस्टम। ओके। देन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन दे मस्ट हैव सेम टेम्परेचर, यानी अगर सेम टेम्परेचर में है दो सिस्टम, तो हम उसे कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब सेम टेम्परेचर पे दो सब्सटेंस हैं या दो बॉडी है, तो वहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा अगर कुछ भी एक्सटर्नल हम छेड़छाड़ ना करें तो।
एग्जाम्पल के तौर पे तुमने दो पानी सेम डिग्री सेल्सियस के हैं, 20-20, दोनों को मिला दो तो 20 ही रहेगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, अगर एक वाटर बहुत कम है, ठंडा पानी है 5 सेल्सियस का, एक 25 का है, तो आके 25 वाला लूज करेगा, यानी हीट देगा कोल्ड वाले को। हमेशा जो हीट ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई गर्म बॉडी है, ठंडी बॉडी है, तो दोनों में हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगी, बोलो अभ्या। गरम से ठंडा। गर्म से ठंडा। हाँ, पता है ना तुम्हें, वेरी गुड, ये हम लोग 10th में पढ़ा हुआ था। जब तक इक्वल ना हो जाए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम हो रहा है, सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ, देखो एक था आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे टेम्परेचर की बातें हो रही हैं सिर्फ, लेकिन यहाँ पर है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जिसमें सारे जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। यहाँ पर तुम क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हो सकता है प्रेशर वॉल्यूम में फर्क हो, लेकिन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में बाकी जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सारी चीजें ही इक्विलिब्रियम में, सारे वेरिएबल ही इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। चलो, अरे फोल्ड कर दिया ना। इंटरनल एनर्जी, इट इज सम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल से मतलब क्या हुआ, फिर मॉलिक्यूल्स के अंदर चले जाओ, ठीक है ना। इंटरनल वर्ड आ गया तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जाएंगे हम लोग। अब वहाँ जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक ही नहीं होती है सिर्फ, अगर गैस की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो सम ऑफ, यानी कि टोटल उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। मैं ये समझा रहा था कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन वॉल्यूम, बिकॉज इफ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, जितने दूर जाएंगे वो पास आने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अगर हम आइडियल गैस मान रहे हैं, पास आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो एक्चुअली होता है ऐसा। लेकिन आइडियल गैस को अगर हम लेके चल रहे हैं तो आइडियल गैस में ये मान के चलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, गैस पूरी फैल जाती है, जितना बड़ा कंटेनर लेते हैं उतना बड़ा, लेकिन हम तो आइडियल गैस के हिसाब से चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइडियल गैस में क्या मानते हैं कि जितना बड़ा आप कंटेनर ले लो उतना ही बड़ा गैस का वॉल्यूम मान लिया जाएगा, मतलब कि बीच में पोटेंशियल है ही नहीं, मतलब यही हुआ ना फिर। देन इंटरनल के इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो के ई ही सिर्फ लेंगे, वही मैंने रीजन बताया कि अगर आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आइडियल गैस हैज ओनली डिफरेंट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी, thus इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो साइन कन्वेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन थर्मोडायनेमिक। अगर फिजिक्स के हिसाब से चले तो केमिस्ट्री में, अभी मैं नाम भी नहीं लूंगा केमिस्ट्री का फिलहाल क्योंकि साइन बदल जाते हैं, तो फिलहाल है ना फिजिक्स की ही बात करेंगे कि हीट ऑफ एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट ले रहा है, ठीक है ना, अगर सिस्टम हीट ले रहा है तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। हीट सिस्टम ले रहा है मतलब बातें नहीं करते हम लोग, तो हम लोग क्या करें, हीट दे रहे हैं। कुल मिला के अगर सिस्टम में हम लोग हीट देंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव। हीट गिवन बाय सिस्टम, अगर हीट सिस्टम ने हीट दे दिया, यदि कोई सिस्टम है और वो हमें हीट दे रहा है, अभी इसका मतलब बताएंगे, पहले समझो। एक सिस्टम है और हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है ना, हीट दे रहा है वो, तो हम कहेंगे नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव मानेंगे, यानी कि हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है, जब हीट एब्जॉर्ब होगी डेफिनेटली सिस्टम हमें काम करके देगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे कि चलो मोटर बाइक का ही ले लेंगे हम लोग, कि पेट्रोल के थ्रू हीट मिल रही है, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो इंजन हमें काम करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। हमने पेट्रोल डाला, हीट सिस्टम ने ली, इंजन ने हीट लिया, जब इंजन ने हीट एब्जॉर्ब किया तो उसने पलट के काम करके दिया, तो वहां पे बोलेंगे पॉजिटिव हो रहा है, ओके। और अगर उल्टा हो गया, सिस्टम ने हीट हमें दे दिया निकाल के, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हीट निकल रही है बाहर, तो हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। रेफ्रिजरेटर वाले कॉन्सेप्ट में क्या बोलेंगे, हीट का निकलती है, क्यों पीछे हीट नहीं निकलती है, हीट निकलती है, तभी तो पानी कोल्ड क्यों रहता है,
इक्विलिब्रियम में अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो वाटर तो उतने ही ठंडा होना चाहिए जितना बाहर का टेम्परेचर है, नहीं बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी कम कर देता है। तो हम बोलेंगे ये कैसे, हीट तो इक्विलिब्रियम में जाना चाहिए, हीट से कोल्ड में जाना, कोल्ड वाले को गेन करना चाहिए हीट, है ना। कुछ ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन क्या हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर अलग, फ्रिज का रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर अलग होता है, हम लोग ज़बरदस्ती और हीट देते हैं उसे, ठीक है ना। तो हीट गिवन बाय सिस्टम हम बोलेंगे वहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। फ्रीजर का कंटेनर भी तो कितना बड़ा होता है, हाँ तो उतनी हीट थोड़ी रिलीज करता है, उतनी हीट रिलीज कर देता है, फिर ठंडा खुद ही तो वही ना, हीट गिवन बाय सिस्टम, तभी हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क हो रहा हम है। समझा रहे हैं कि हमें अच्छा, लॉजिक हमें समझ में आ गया। अच्छा, मुझे लगा मुझे लॉजिक समझा रही है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव याद रखना, अगर सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं यानी सिस्टम हीट ले रहा है तो पॉजिटिव वर्क माना जाएगा, तो पॉजिटिव वर्क कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अगर सिस्टम हीट लेकर वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर सिस्टम हमें दे रहा है और वर्क कर रहा है तो नेगेटिव वर्क बोला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिजिक्स में जो साइन कन्वेक्शन बताया वैसे याद करना, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो पॉजिटिव हो जाएगा डेफिनेटली। अगर देखो सब कुछ जो जुड़ा है यही दो चीज़ों से है, ठीक है ना। देखो हीट अब्जॉर्ब होगा सिस्टम में तो अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वापस पॉजिटिव में आ गया। और डेफिनेटली अगर हीट सिस्टम दे देगा तो अंदर की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क। तो ये तो पता ही है कि टेम्परेचर बढ़ना कब होगा, जब हीट ऐड होगी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हर जैसे चाहे वैसे आप अपने तरीके समझ सकते हो। बस अगर हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को पॉजिटिव वर्क, हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी तो पॉजिटिव। तो इस तरीके से बाकी चीज़ों को नेगेटिव समझ सकते हैं। निखिल सर जैसे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। जैसा कि हम जानते हैं और हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि हर एक मटेरियल के, हर एक बॉडी की अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कि वो कितनी देर में मतलब गर्म हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 1 किलोग्राम वाटर है, 1 किलोग्राम वाटर को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना जूल हम खर्चा कर रहे हैं, उसी को उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। कॉपर की तो बहुत ही कम होती है, बहुत जल्दी ही कॉपर हीट हो जाता है, हीट अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यही वाटर की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 4 अगर वाटर कंपेयर करेंगे 4.186 होती है वाटर की, यानी वाटर 1 ग्राम वाटर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतनी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ओके, तो क्या बोलेंगे 4.186 जूल पर ग्राम पर है, ये ग्राम पर केल्विन अपॉन लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देन डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट अंडर डिफरेंट कंडीशन, ये तो पॉसिबल है डेफिनेटली, टेम्परेचर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। इफ गैस इज सडनली कॉम्प्रेस सच दैट नो हीट इज एडेड बट टेम्परेचर इंक्रीज, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। मतलब कि हमने हीट, अभी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम हीट दे रहे हैं, डेल्टा क्यू है ना, डेल्टा क्यू इज व्हाट, ये सब 10th में मैंने यहाँ पे देखो फॉर्मूला बताया नहीं ठीक से, क्योंकि 10th में हम लोग पढ़ा है काफ़ी। सी इज फॉर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, मतलब हमने हीट दी, है ना, हीट दी अपॉन मास 1 ग्राम वाटर या कोई भी बॉडी के लिए, और इनटू जो भी चेंजेस हुआ टेम्परेचर में, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे करते हैं ना, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, याद है? क्यों मतलब हीट होता है, हीट, हाँ, क्यू मतलब हीट, नहीं हीट, सी फॉर स्पेसिफिक हीट, तो एम सी डेल्टा टी। तो क्यू का मतलब हमने हीट दी, क्या क्यों हीट दिया, हमने हीट दिया 1 ग्राम वाटर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, और सी इज कांस्टेंट फॉर दैट बॉडी, वाटर है तो वाटर का सी अलग होगा, कॉपर का सी अलग होगा, सबका सी अलग अलग होगा। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम, डेल्टा टी निकल आएगा। तो डेल्टा टी इज फॉर चेंज इन टेम्परेचर, और डेल्टा क्यू इज फॉर, यानी क्यू इज फॉर कितना आपने हीट दिया। तो यहाँ पर यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि हीट भी ना दे और टेम्परेचर, अगर हम करें टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल रही है, 1 केल्विन बढ़ा दिया हमने हीट देकर, हीट दिया तो 1 केल्विन बढ़ गए, तो यहाँ ये भी पॉसिबल है क्या हीट ना भी दें और टेम्परेचर बढ़ जाए? हाँ, ये पॉसिबल है, प्रेशर दे के भी हीट हम बढ़ा सकते हैं, प्रेशर देकर भी हम हीट बढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने डेल्टा, अब हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया, देखें कि चलो हीट ना दें और देखें सी उसका क्या निकल रहा है। तो डेल्टा क्यू हमने 0 डाला, क्यों? क्योंकि हमने हीट नहीं दिया। तो सर टेम्परेचर कैसे बढ़ा? प्रेशर से बढ़ गया। टेम्परेचर तो बढ़ने कई कई और कंडीशन हो सकती है। प्रेशर से बढ़ गया, हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो भी टेम्परेचर बढ़ गया, विदाउट टेकिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड। हमने हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो डेल्टा क्यू हमने 0 दिया, तो ऐसी कंडीशन में सी भी क्या हो जाएगा? 0। तो कंडीशन के हिसाब से भी सी में स्पेसिफिक हीट में फर्क पड़ रहा है, बट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है ना, कि अगर हीट हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है, ठीक है। एक तो ये भी कंडीशन हो सकती है, क्या ये भी हो सकता है कि हम हीट दें और टेम्परेचर ना बढ़े? हम तो कह रहे हैं सर हीट देने और टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है? डेल्टा टी 0, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, डेल्टा टी 0, जो पहले था वही बाद में, तो डेल्टा टी 0 है ना। पहले भी समझो 30 सेल्सियस था, माइनस डेल्टा टी कैसे निकलेगा? डेल्टा टी ऐसे निकलेगा ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है, और इनिशियल भी कितना था? 30 ही था, तो डेल्टा टी 0 हो गया। तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 लगा देंगे, तो 0 इंटू एम 0, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 होने का मैथ में मतलब क्या होता है कि वो इनफिनाइट या इनडेफिनेट फॉर्म में चला गया, इनफिनाइट फॉर्म में चला गया। तो ऐसे टाइम पे अगर गैस हम दे रहे हैं और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इनफिनाइट है। तो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सर हम गैस या हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है? ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम हीट दें और टेम्परेचर ना बढ़े? हाँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंटेनर में कुछ सब्सटेंस या कोई, चलो वाटर है, कुछ इस तरीके से हमने जैसे इसको हीट दिया, वाटर उसी टाइम उसने वॉल्यूम बढ़ा लिया, वाटर ने, ऊपर कोई भी टेम्परेचर, ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, यानी कि वैक्यूम में है। सोचो नॉर्मली पानी बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर तो रहता ही ऊपर एटमॉस्फेरिक, समझो कोई प्रेशर नहीं, इसने क्या कर लिया, ये कुछ ऐसी गैस भी होती है सडनली अपना वॉल्यूम चेंज कर लेती हैं। चलो वाटर को छोड़ दो, कुछ ऐसी गैस भी होती है जैसे ही हीट आएगी वॉल्यूम चेंज कर लेंगे, यानी उन्होंने फॉरन हीट जो तुमने दिया उस हीट को उन्होंने वर्क में कन्वर्ट कर दिया उसी टाइम। एक्चुअली कहीं ना कहीं से ये भी एक आइडियल सोच है, प्रैक्टिकल शायद इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लेकिन चलो आइडियली हम सोचेंगे कि हमने जितना हीट दिया उसने फौरन कन्वर्ट कर दिया, पिस्टन को उड़ा दिया। पिस्टन क्या कर दिया? उठा दिया फौरन, मतलब हीट को अपने पास टेम्परेचर बढ़ाया ही नहीं, पूरा का पूरा काम कर, ऐसा हो जाए तो कितना मस्त हो जाए कि पूरा पूरा काम ही हमें मिल रहा है, लॉस नहीं हो रहा है हीट का। तो अगर ऐसा हो रहा है कि जितना भी वो बाहर से हीट मिली, हमने फौरन अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया, हमने फौरन अपना काम कर दिया कि भाई टेम्परेचर अपने पास नहीं रखेंगे, चलो आगे शिफ्ट करो, काम में शिफ्ट करो, हमने काम पे शिफ्ट कर दिया। तो बस ऐसे में क्या होगा कि डेल्टा क्यू तो तुम दे रहे हो, लेकिन डेल्टा क्यू यानी हीट तो तुम दे रहे हो, बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो 0 है। तो ऐसे टाइम में क्या इनफिनाइट बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। ये हो गया डिफरेंट कंडीशन। इफ गैस इज हीटेड एंड स्पैन बट स्टिल सम टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाँ, हीट आप दे रहे हो लेकिन साथ में वर्क भी हो रहा है, लेकिन कुछ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वर्क भी हो रहा है लेकिन कुछ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दोनों हो रहा है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल तो यही हो गया कि हाँ, वर्क भी होता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, कोई स्पैन भी होता है, और थोड़ी सी हीट भी या टेम्परेचर ही बढ़ती है। तो हम बोलेंगे सी क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि इफ गैस इज हीटेड एंड स्पैन, मतलब हीट भी क्या, स्पैन भी हुआ, वर्क भी हुआ, स्पैन होना मतलब वर्क होना, पिस्टन ऊपर उठ रहा है, गैस ऊपर आ रही है ना, पिस्टन ऊपर उठ रहा है, ऐसे समझ सकते हो, बट इट स्पैन सो क्विकली दैट इट टेम्परेचर फॉल। क्या ऐसा भी है? हाँ ऐसा है। ऐसा भी होता है कि हम जब हीट देते हैं कुछ कंडीशन में, और वहां पर एक्सपेंशन भी होता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है अक्सर। ये एग्जांपल हम लोग जैसे टायर बस्ट हुआ, तो टायर में अंदर हीट काफ़ी जनरेट हो जाती है, और किसी वजह से अगर टायर बस्ट होगा उसी टाइम अंदर का जो टेम्परेचर हो जाता है कम हो जाता है, तो काफ़ी सारा काम उसने वर्क में दे दिया होता है। बस्ट होना मतलब काफ़ी वर्क उसने दे दिया, मतलब जो हीट थी पहले वो भी दे दिया वर्क में, मतलब तुमने हीट दी वो तो वर्क में कन्वर्ट किया उसने, और जो पहले भी उसके पास जो हीट थी वो भी उसने दे दिया, तो मतलब नेगेटिव हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। ऐसे टाइम में सी हम क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। बात समझ में आई? Thus, the exact value of specific heat depend on condition like pressure and volume, है ना? There are two principles of specific heat of constant pressure and specific heat at constant volume. अब यहाँ पर हम specific heat के principle को दो
कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह हम रखेंगे कि टेम्परेचर या हीट हम दे रहे हैं लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे कि प्रेशर नहीं बढ़ रहा, हीट हम दे रहे हैं लेकिन। और दूसरी तो हम क्या कह रहे हैं, दूसरी तो हम ये कह रहे हैं कि हीट हम दे रहे हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। ये 2 पॉइंट यानी सीपी और सीवी, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर के लिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। अगर हम 1 ग्राम गैस को टेम्परेचर रेज कर रहे हैं बाई 1 सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर नहीं बढ़ने दे रहे, प्रेशर नहीं बढ़ने दे रहे, हीट दिए दे रहे, प्रेशर नहीं बढ़ने दे रहे। सो इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे टाइम में जो सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल सी नीचे पी लगा दो कि स्पेसिफिक हीट है ये लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर है, प्रेशर में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक इसी तरह स्पेसिफिक हीट किसी बॉडी की कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम पर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन मूव नहीं करेगा, पिस्टन मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सीवी में क्या हो रहा है कि हम इसको बढ़ा तो रहे हैं, एनर्जी दे तो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ तो रहा है लेकिन अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा, तो पिस्टन कहाँ उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। तो ऐसे में बोलेंगे पिस्टन नॉट मूविंग, यहाँ पे पिस्टन को उठा देगा क्योंकि यहाँ तो प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जब प्रेशर को तुम्हें बराबर रखना है तो डेफिनेटली तुम्हें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रेशर बराबर, वरना हीट एनर्जी प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा। तो प्रेशर किस में रिलीज होता है, वॉल्यूम में, वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन को उठाएगा, ये सीपी में पिस्टन को नहीं उठाएगा, सीपी में ज़्यादा काम हो रहा है। सीपी में कैसे ज़्यादा काम हो रहा है, सीपी में एक तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब इंटरनल, और कुछ काम भी हो रहा है, पिस्टन को भी उठा रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ये वी स्मॉल डाला करो, ठीक है। सो वाई हियर, अब मुझे वाई मतलब वही मैंने बता दिया कि वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, बिकॉज सीवी में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, काम भी करके दे रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसलिए सीपी विल बी ग्रेटर देन सीवी। रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, दैट इज मेयर्स फॉर्मूला है, इसमें हम लोग देखो कैसे रिलेशन को समझेंगे। लेट डी क्यू इज द चेंज इन हीट, डी क्यू हीट इज गिवन टू गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। हम यहाँ कह रहे हैं वॉल्यूम अभी कांस्टेंट हमारा और टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये पॉसिबल होता है क्या कि वॉल्यूम भी बढ़ जाए और टेम्परेचर भी बढ़ जाए, ये पॉसिबल है, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। ये भी पॉसिबल होता है कि देख लो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि तुमने क्या दिया, हीट दिया, हीट बढ़ाई, तो हीट बढ़ाने से क्या हुआ, टेम्परेचर भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा। हाँ ये पॉसिबल है कि टेम्परेचर भी बढ़ जाए, पिस्टन भी मूव कर जाए, गैस एक्सपैंड भी कर जाए, और हाँ गैस में इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाए, ये पॉसिबल है। हाँ ये भी पॉसिबल है कि हीट तुमने बढ़ाई दिया तो टेम्परेचर तो ना बढ़े, टेम्परेचर तो ना बढ़े तो पक्का है कि वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना है फिर, है ना, वॉल्यूम तो बढ़ना है और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो वॉल्यूम में एडजस्ट करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें होना पॉसिबल होती हैं। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, हीट इज गिवन टू गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो इट्स, हाँ अब यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हीट तुमने दिया, अब एक और केस आ गया, हीट देने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर हो सकता है सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़े, हो सकता है वॉल्यूम ना बढ़े, ऐसा भी पॉसिबल है कि टोटल हीट, बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग कुकर बंद रख देते हैं तो कुकर में कुकर उसी टाइम थोड़ा फट के बाहर आ जाता है कि ब्लास्ट हो गया, नहीं होता है ना, कांस्टेंट गैस में वॉल्यूम रहता है अंदर, हाँ टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है अंदर, है ना। तो ये भी, तो ये 3 केस पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना, ये 3 केस पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि लेट dq heat is given to the gas at constant volume so its temperature increase by dt, टेम्परेचर ही बढ़ेगा। अब जब देखो टेम्परेचर ही बढ़ेगा तो बाई dt टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, ये थर्ड वाला केस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होना मतलब क्या, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है
मतलब नो वर्क। वर्क को हम लोग कैसे समझते हैं मालूम है? कहीं ना कहीं से मूवमेंट को हम लोग वर्क को कैसे समझते हैं मालूम है? कुछ मूव हुआ, वैसे हम लोग वर्क को समझ रहे हैं इस चैप्टर में कि कुछ डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं हीट हमने दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम हमने पक्का दबा के रखा हुआ है, वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया। वॉल्यूम नहीं बढ़ने देना मतलब पिस्टन नहीं उठा, पिस्टन लिफ्ट नहीं हुआ, इसका मतलब वर्क भी नहीं हुआ। तो कहाँ गया सारी हीट? तो सारी हीट इंटरनल एनर्जी खा गई, मतलब सारी एनर्जी मॉलिक्यूल से ले लिया, मॉलिक्यूल बिल्कुल बेचैन हो गए, लाइक बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी आ गई उनके अंदर। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि हमने हीट दिया। अब हीट जो होगी वो दो चीज़ों में जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई दो चीज़ों में ये जाएगी। ये इंटरनल यू है, स्केच पेन दे दो। या तो यार ये मैंने कहा ना, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा तो प्रैक्टिकल होता ही होता है, ठीक है ना? ये तो होता ही होता है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कुछ एक्सपेंशन भी हो रहा है, ठीक है, ये होना पॉसिबल। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यही कह रहे हैं कि हीट हमने दिया वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क में कन्वर्ट होगी, कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और कुछ वर्क होगा, कुछ वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, जितना भी हो रहा है टोटल इंटरनल एनर्जी ही कंज्यूम करे ले रही। तो यहाँ पर हम कहेंगे चेंज इन, मतलब हीट में जो भी चेंजेस हुआ, यानी जो भी हमने हीट दी वो टोटल 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 क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी ले गई, वर्क कुछ भी नहीं, वर्क जीरो। तो यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। तो जितनी भी तुमने हीट दी टोटल इंटरनल एनर्जी लिख दो यहाँ पे, और जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ लाइक, तो हमने यहाँ पे हाँ, यानी कि अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं तो पूरी की पूरी जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या हम डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। डी क्यू का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या देखा था, यही तो था फॉर्मूला हमारा, क्यू इज इक्वल टू, ये देखो एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला था ना, लास्ट में बता रहा हूँ करके देखो। क्यू क्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है, हीट इज इक्वल टू वॉट, एम, 1 ग्राम पानी में हमने क्या किया, उसकी स्पेसिफिक जो भी हीट कैपेसिटी है सी डेल्टा टी, यही हम लोग कर रहे थे ना 10th में भी यही किया था कि टोटल हीट कहाँ गई, हमने 1 ग्राम वाटर में 1 केल्विन को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया और उसकी जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसके साथ में। तो ये क्यू इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पर हमने वही किया, क्यू की जगह हमने क्या डाल दिया, सी डेल्टा टी डाल दिया। हमने क्या किया, क्यू यानी डी क्यू इज इक्वल टू सी, सी में हमने ले लिया कौन वाला सी, क्योंकि हम कह रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, सी भी लिया है, मतलब सी डेल्टा टी, ये क्या है सी डेल्टा टी, बट सी में क्या लिया है सी वी, ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी डेल्टा टी, ओके। तो यहाँ पे सर एम क्यों नहीं लिखा, एम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम 1 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं, तो एम में अगर 1 लिखोगे तो 1 इंटू सेम आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 1 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी डेल्टा टी, या इसको हम अगर डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखना चाहें तो डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डी क्यू इज इक्वल टू सी वी प्लस सी डी टी। एम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 ग्राम वाटर की बात हो रही है, ओके। तो एम में 1 हो जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई तो वही होगा, ओके। तो ये बात हो गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि सीवी वाली बात होगी, यहाँ पे हीट का सीवी यूज करेंगे, ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, हमने हीट दिया, हीट कहाँ कन्वर्ट हो रही है, कुछ इंटरनल एनर्जी ले रही है, कुछ वर्क ले रहा है। तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, यहाँ पर वर्क हो रहा है, क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा होगा, पिस्टन तो आप हो ही रहा होगा, पिस्टन तो अब हो ही रहा होगा, यानी हमने एक पिस्टन लगा के वाटर को क्या किया, हीट किया, पिस्टन पैक करके, पिस्टन तुम्हारा मूवेबल है, देखो पिस्टन क्या मूवेबल है, तो अब आपने हीट दिया, ठीक है, हीट दिया तो क्या होगा, पानी या गैस एक्सपैंड करेगी, गैस एक्सपैंड करेगी, पिस्टन उड़ जाएगा, वर्क हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने ये थोड़ा बोला कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम बढ़ सकता है यहाँ पर। और डेफिनेटली अगर प्रेशर तुम कांस्टेंट रखना चाह रहे हो वॉल्यूम बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा, कहाँ जाएगी इंटरनल एनर्जी। तो अगर प्रेशर को तुम्हें वही रखना है जिस प्रेशर में था, प्रेशर को वही बना के रखना है, तो वॉल्यूम बढ़ा के एडजस्ट कर लेगा प्रेशर अपना, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है यहाँ पर, यानी कुछ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, प्लस कुछ वर्क भी हो रहा है। तो वर्क का हमने फॉर्मूला क्या लिख दिया, पीडीवी। ये वर्क का फॉर्मूला पीडीवी कैसे हुआ, देखो अच्छा, हम्म
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वर्क का फॉर्मूला पीडीवी कैसे आया। देखो, वर्क का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स को ओपन कर दो। फोर्स को कैसे ओपन करेंगे? देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ फोर्स की जगह हम लोग डाल देंगे प्रेशर इनटू एरिया, और ये इनटू डी यानी इनटू डिस्टेंस तो चल ही रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। अब देखो, यानी वर्क इज इक्वल टू, देखो, प्रेशर इनटू एरिया मतलब क्या? एल इंटू बी, और डिस्टेंस क्या हो गया? एक तरीके से हाइट हो गई, एल बी एच हो गया कि नहीं हो गया? ये तो हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, बर्नौलीज थ्योरम में भी बार बार जो उसकी फ्लूइड वाला डेरिवेशन कर रहे थे, कई बार आ रहा था। तो एरिया इंटू डिस्टेंस मतलब क्या होगा? वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना। फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का फॉर्मूले, फोर्स की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे प्रेशर इंटू एरिया, और इंटू डिस्टेंस चल रहा था, एरिया इंटू डिस्टेंस, 3 डायमेंशन हो गया ना। एरिया मतलब एल इंटू बी, और एक और डायमेंशन आ गया डिस्टेंस, तो 3 डायमेंशन हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग ये जो कर रहे थे कि कांस्टेंट प्रेशर देकर हम जो हीट डिलीवर कर रहे हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है, कुछ काम करके दे रहा है। तो काम कितना करके दे रहा है? प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, वर्क को प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, तो पी डी वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, बट चेंज इन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम में कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी क्यू की जगह डी क्यू का वैल्यू लिख देंगे सी पी डेल्टा टी। ओके, सी पी डेल्टा टी। सी पी क्यों यूज किया? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तो क्यू का वही सेम फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। एम नहीं लिख रहे क्योंकि 1 ग्राम की बात हो रही है, तो सी डेल्टा टी, सी डेल्टा टी मतलब सी पी डेल्टा टी, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर वाले सी की बात कर रहे हैं। तो पी हमने यहाँ पे सिंबॉलिक वे में पी दिया है, पी इज नॉट योर वेरिएबल, इट्स जस्ट सिंबल। तो सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू, अच्छा, डी यू की जगह हम पहले निकाल चुके थे, सी डी यू की जगह क्या है? सी वी डेल्टा टी। ये देखो, यहाँ पे देखो, डी क्यू यहाँ पहले वाले में क्या निकाला था? सी वी डेल्टा टी निकाल चुके थे ना पहले ही, वॉल्यूम में चेंजेस, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर वॉल्यूम में भी चेंजेस कर सकती है। तो यहाँ पर सी वी डेल्टा टी यानी कि डी यू की जगह, जो उससे पहले वाला हम लोग निकाला था इंटरनल एनर्जी का, डी यू इज इक्वल टू, डी यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, ये डी यू था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने डी यू की जगह हमने डाल दिया ऊपर वाली वैल्यू सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे रिलेशन बन गया ना, यहाँ पे सीपी भी आ गया, यहाँ पे सीवी भी आ गया, रिलेशन बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बिल्डअप। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ओके, एनआरटी होता है। तो यहाँ पे वी की जगह मतलब चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे टी की जगह चेंज डी टी, डी टी चेंज इन टेम्परेचर। तुम लोगों ने बहुत खराब तरीके से नोट्स कॉपी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले को भी पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एन आर डेल्टा टी, अगर सिंगल मोल की बात करें तो हम लोग आर इंटू डेल्टा टी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पर क्या था? ये वाला कंटिन्यू चल रहा था, सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया, देखो, सी पी डेल्टा टी, सी को कैपिटल लिया करो, पी सिंबॉलिक वे में देना है आपको। सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डी टी, प्लस एन आर डी टी। एन आर डी टी कहाँ से आ गया? यहाँ से देखो, पी डी वी की जगह, ये पी डी वी था, ये इक्वेशन थी नंबर 2, पी डी वी की जगह हमने क्या डाल दिया? पी डी वी एन आर डेल्टा टी डाल दिया। पी वी इक्वल एन आर टी होता है, मतलब पी डी वी इक्वल एन आर डी टी, तो पी डी वी की जगह हमने क्या डाल दिया? एन आर डी टी, ठीक है, एन आर टी टी, पी डी वी इक्वल एन आर टी। तो यहाँ पर पी डी वी की जगह हम डाल देंगे एन आर डेल्टा टी, मतलब इसी सेम इक्वेशन को कॉपी करेंगे, सेम इक्वेशन कॉपी करेंगे, पी डी वी की वैल्यू बदल देंगे, पी डी वी की जगह यहाँ से एन आर डेल्टा टी डाल देंगे, ठीक है। सो सी वी डी टी को इधर लाके माइनस करा दिया हमने, इधर लाए माइनस हो गया, इक्वल टू एन आर टी डेटा हो गया, जिसमें डी टी डी टी बाहर हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा, डेल्टा टी कट हो गया, बचा सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा टी रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। तो सी पी और सी वी इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ मोल की 1 की बात करेंगे, अगर 1 मोल है तो हम बोलेंगे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यानी कि जो आर की वैल्यू थी हमारी, जो आर की वैल्यू थी कहीं ना कहीं तो यहाँ से आ रही थी सी पी माइनस सी वी से। आर जो गैस कांस्टेंट था वो कहाँ से आ रही थी? सी पी माइनस सी वी। ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। अब यहाँ पर हीट
का ही बिहेवियर समझेंगे, किस तरीके से ग्राफ में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इंडिकेटर डायग्राम में दिस डायग्राम शो दैट सिस्टम विद टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। यहाँ पे दो वेरिएबल हमने दिखाया है, एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और एक में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ कर रहे थे, तो एक तरफ है एक्सपेंशन, एक तरफ है कॉम्प्रेशन। इसी स्पेलिंग लिखी है आप लोगों ने, ठीक है। सो एक्सपेंशन, देखो यहाँ पे एक्सपेंशन जब हो रहा है तो डेफिनेटली ये देखो, ये है वॉल्यूम हमारा, ये हमारा प्रेशर, ओके। कभी भी एक्सपेंशन होगा अगर हम हीट देंगे, हीट देने की बात हो रही है, पूरे चैप्टर हीट देने की बात हो, हीट देंगे, एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता है, कम होता है प्रेशर, क्योंकि फैल रहा है ना, एक्सपेंशन हुआ जा रहा है ना। अगर उसको एक्सपेंशन ना करने दे तो प्रेशर हम बोलेंगे बड़ा, बहुत प्रेशर है। अब एक्सपेंशन जब हो ही रहा है तो प्रेशर कम नहीं होगा, वॉल्यूम जब फैल रही, गैस फैल रही तो प्रेशर कम होगा। तो ये देखो, ये एरो देखना बहुत जरूरी है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो इनवर्स रिलेशन है ना, क्या इनवर्स है, इनवर्स है, लेफ्ट हैंड अबाउ 90। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एरो दिया हुआ, एरो देना मतलब इस तरफ जा रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्रेशर कम हो रहा है। तो जितना भी ग्राफ में एरिया निकलेगा वो वर्क हो जाएगा उसका, वो क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अपोजिट बात करें, अगर हम लोग, ये है P, ये है V, देखो यहाँ पर किया हुआ P1 V1, यहाँ पर क्या था P1 V1, और यहाँ पर P2 V2 क्या है, कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, तो कांस्टेंट हुआ ना। अगर यहाँ पर अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, देखो ये वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम है ना, ठीक है ना, ये वर्क हो रहा है ये, ओके। अब देखो कॉम्प्रेशन में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कॉम्प्रेशन में, देखो ये एरो इधर आ रही है। कॉम्प्रेशन में क्या हो रहा है कि वॉल्यूम तुम्हारा कम हो रहा है, डेफिनेटली कंप्रेस करेंगे वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो फिर प्रेशर को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए प्रेशर राइज हो रहा है, प्रेशर राइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क क्या नेगेटिव माना जाएगा, कि कंप्रेस करते हैं हम लोग, हीट देते हैं सिस्टम में, सिस्टम में काम करके नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन में हम देखेंगे कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डी एक्स, जिसमें फोर्स को हमने प्रेशर इंटू एरिया से ओपन कर लिया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन वर्क, हमने वर्क में जो भी हमने वर्क किया, तो फोर्स हमने ओपन कर लिया प्रेशर इंटू एरिया से, तो प्रेशर इंटू एरिया डीएक्स चल रहा था, यही एरिया इंटू डीएक्स हम क्या बना देंगे, डीवी कर देंगे, वॉल्यूम बना देंगे, है ना। तीन तीन डायमेंशन हो गया ना, एल इंटू बी इंटू एच, तो ये हो गया वॉल्यूम, कैपिटल वी, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब ये देखो डॉट डीवी आ गया, तो डॉट डीवी मतलब क्या हुआ, डी वर्क इज इक्वल टू पी डॉट डी वी, मतलब कि हमें इंटीग्रेट करना है, ये स्मॉल वर्क की बात हो रही है ना, स्मॉल वॉल्यूम हम इंटीग्रेट कर देंगे, कि वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 हुआ पी डॉट डी वी, तो वी के टर्म में हम लोग इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्क डन ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है, नॉन, ठीक है ना, शो स्टेट, तो बच्चों ने नोट काफी गंदे तरीके से लिखे हैं। सो डायग्राम दैट शोज दैट स्टेट ऑफ सिस्टम विद टू थर्मोडायनेमिक है, ठीक है। तो मैं समझा दे रहा हूँ कि दो अलग अलग क्या है, डायग्राम है हमारे पास, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर हम लोग। सो इन दिस प्रोसेस सिस्टम रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, स्टेट है ये, स्टेट वापस अपनी सेम स्टेट पे जा रहा है, ओके। व्हेन सिस्टम डज, अब ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, तो नॉन साइक्लिक के लिए तो वापस नहीं जाएगा, नॉन साइक्लिक है ना, डज नॉट रिटर्न, ठीक है। तो यहां पर क्या, जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस में मैं यहाँ पे डायग्राम बता रहा हूँ, चलो गलत काम किया है, ये देखो नॉन साइक्लिक में क्या होगा, कि जब हम डायग्राम देखेंगे पी और वी का, ये लिया हमने पी और इधर लिया हमने वी, ठीक है। तो पीवी में क्या होगा कि काम हो रहा है लेकिन वापस रिटर्न
स्टेज में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि एक जो पिस्टन है, पिस्टन ऊपर चला गया तो वापस नहीं आया, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक। क्या बोलेंगे? नॉन। तो P1 V1 P2 V2, लेकिन ये नॉन साइक्लिक है क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं आया है। तो कितना काम किया है वो काम हम इस एरिया के अंडर में दिखा देंगे। एक और कलर पेन था, इस कर्व के एरिया के अंदर हम वर्क दिखा देंगे कि जो भी वर्क हुआ है उतना वर्क हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। एरो बना दो, एरो तो ज़रूरी है कि किस तरफ काम हो रहा है। P1 V1 से हम P2 V2 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये समझो कि वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन हो रहा है ना, वर्क हो रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू, ये वही चीज़ है कि जितना भी एरिया आएगा, ये एरिया को हम जो, अगर ये एरिया हमने निकाल लिया, कभी भी देखो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला हो रहा है P इंटू वी हो रहा है, P इंटू वी। कभी भी अगर ऐसा फॉर्मूला है कि दो डायमेंशन जो है, दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों वेरिएबल को हम ग्राफ में दिखा रहे हैं, अगर देखो पी वी, और फॉर्मूला ही वर्क का क्या है, P इंटू वी, यही फॉर्मूला है ना। तो अगर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, अगर कुछ इस तरीके से कंडीशन है, तो ऐसे टाइम में जो भी ग्राफ बनेगा उसके अंडर का जो एरिया ले लो वही मान लिया जाएगा उसका आंसर। जैसे P इंटू वी है, P इंटू वी का ग्राफ है, तो उसका जो एरिया होगा वही वर्क होगा अगर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे हम लोग उसमें भी देखते थे वेलोसिटी वाले ग्राफ में कि जितना भी जो वर्क होता था, डिस्प्लेसमेंट VOT के ग्राफ में जितना भी डिस्प्लेसमेंट होता था, देखो VOT ग्राफ याद है, वेलोसिटी इनटू टाइम, VT ग्राफ देखते थे हम लोग, यहाँ भी यहाँ T, तो जो भी ग्राफ आता था उसका एरिया ही टोटल डिस्टेंस हो जाता था। तो V इंटू टी का फॉर्मूला ही क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है, या डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है ना, या डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है V इंटू टी, है ना। तो इसीलिए हम लोग है ना VOT में क्लास 9th में यही करते थे, एरिया ले लेते तो मानते थे कि हाँ ये टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि V था इधर T था, दोनों के जो फॉर्मूले V इंटू टी है, V इंटू टी है, मतलब उनका एरिया लेंगे तो वो उसका वो आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन साइक्लिक वर्क। अब पढ़ेंगे हम लोग साइक्लिक वर्क। साइक्लिक में क्या हो रहा है, ए से बी जा रहा है, वापस बी से ए आ रहा है। ठीक है, ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक में क्या होगा कि हमें वर्क फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए बी सी ऐसे कह लो आप, एंड माइनस कर देंगे वर्क फ्रॉम दिस पार्ट, ये एरिया, ये वाला एरिया। देखो पहले ये पूरा एरिया हो रहा है, पूरे एरिया से ये वाला एरिया माइनस कर दो, ये जो अंदर आ जाएगा ये वर्क हो जाएगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है ना, समझ गया। फिर से देखो, ऊपर ग्राफ बनेगा तो पूरा एरिया स्वैप हुआ, ठीक है। फिर नीचे ये वाले ग्राफ जब वापस आया तो ये वाला एरिया स्वैप हो रहा है, ठीक है ना, नॉट स्वैप, स्वीप हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे वाले, पूरे में से ये वाले एरिया को माइनस कर लेंगे, तो अच्छा हुआ ये पार्ट आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क हुआ है, ठीक है ना, यानी कुछ वर्क कहीं ना कहीं नेगेटिव में गया है, वापस एक्सपेंशन हुआ है अगर, तो कुछ ना कुछ वर्क नेगेटिव भी हुआ है, तो दोनों वर्क को हम क्या कर देंगे, ठीक है, माइनस में है तो ओवरऑल प्लस माइनस करके माइनस ही होने वाला है। तो दोनों एरिया को हम लोग मतलब एक पॉजिटिव वर्क लेंगे, मतलब दोनों को प्लस करना है, लेकिन दूसरा वाला वर्क इन नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, तो प्लस माइनस ओवरऑल माइनस ही हो जाएगा ये वाला। ओके, तो यहाँ पे सिम्बॉलिक वे में दिया हुआ है, ठीक है, ये ए बी सी डी से ए एक्स बी सी कुछ ऐसे, बस A, एच B, C। मिसिंग है उसमें। ठीक है, हाँ, ठीक है। एरिया अंडर, ये अंडर ये ऐसे दिखाया है, वो अंडर पूरा वो एरिया कुछ और दिखा रही थी। ऐसे देखो, ए देखो एरिया कैसे लिया जाता है, ए एक्स बी डी सी डी ए, जी। ये अगर ये वाला सोचो नहीं है, अभी साइक्लिक नहीं हुआ है, तो एरिया कैसे लोगी, ए एक्स बी सी डी ए, हो गया। फिर ये वाला एरिया कैसे लोगे, ए, और यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल चाहो तो मान लो वाई ले ले, यहाँ पे ले लो वाई, ठीक है, ए वाई बी सी डी ए, वापस ए के बाद जाना है तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, पहले इधर एरिया था फिर ये एरिया, तो दोनों को एक दूसरे को माइनस कर लेंगे हम लोग, तो वर्क आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिया साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक वर्क। तो ये नॉन साइक्लिक का ग्राफ है और ये साइक्लिक का ग्राफ है।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग 0th लॉ पढ़ेंगे, देन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, एंड देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे, ठीक है।